स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर आज हम काफी ज्यादा क्रूशियल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर बेटा मैं आज सबसे पहले डिस्कस करूंगा एरिया ऑफ पॉलीगन, लोकस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। काफी मुश्किल टॉपिक है बेटा, लोकस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस। टेक्निकल पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। कोशिश करूंगा बेटा मैं इसको कि बहुत आसान वर्ड्स में समझा सकूं। एंड बच्चे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने YouTube चैनल के बारे में बता दूं तो बेटा मेरे YouTube चैनल पे आपको क्लास 11, क्लास 12 एंड IIT जेई का कंटेंट देखने को मिलता है। बच्चे आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपने बोर्ड एग्जाम की एंड IIT जेई की तैयारी कर सकते हैं। बस बच्चे इतना ही, आपको हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी। मेरे चैनल से जुड़िए एंड नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT जेई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेशन मेथड। दिस इज अ बेसिक बच्चे एंड बेसिक में क्या है बच्चे, हमने ना एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है वो ऐसे है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में y1 एंड सॉरी प्लस में x2, ये आ जाएगा बेटा y3 माइनस में y1 प्लस में x3, ये आ जाएगा बच्चे y1 माइनस में y2। बच्चे अब ये डिटर्मिनेशन मेथड वैसे तो बच्चे आपको क्लास 12th में आता है एंड जहां पे वो डिटर्मिनेंट्स है वहां पर भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। बट क्योंकि हम एक जेई का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये आया है तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ आप एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि हाँ ऐसा कोई मेथड है। अच्छी डिटेलिंग जो है इसके डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर हो जाएगी, वहां पर भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके। तो वहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा पॉइंट था ये बेटा कि सिंपल ये यहाँ पर आया है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। इसके जो लॉजिक्स वगैरह है सारे मैंने x1 x2 1 सॉरी ओहो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बस बेटा आपका ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है जो अल्टीमेटली क्या करता है, इस फिगर को डिटर्मिनेशन फॉर्म में चेंज कर देता है। डिटर्मिनेंट क्या है जब आप 12th के अंदर देखोगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो वहां पर भी काफी अच्छे तरीके से इसको समझा रखा है। आगे चलते हैं बच्चे, एरिया ऑफ पॉलीगन बाय स्टेयर मेथड। बेटा पॉलीगन का मतलब होता है कि नॉर्मली ये आपका 3 साइड से स्टार्ट हो जाता है। 3 साइड पे आपका जैसे ट्रायंगल बनता है, 4 साइड्स होती हैं तो बेटा आपका क्वाड्रिलेटर बनता है, 5 साइड्स होती है तो बेटा आपका पेंटागन वो पेंटाक्वाड्रिल बनता है। इस तरीके से आपके क्वाड्रिलेटर्स वगैरह बनते हैं, मतलब जो पॉलीगन शेप्स आपकी बनती है। तो हम जो है किसी भी मतलब 3 साइड से स्टार्ट होके कितनी भी साइड्स का जो भी एरिया है वो निकाल सकते हैं स्टेयर मेथड के थ्रू। स्टेयर मेथड बहुत सिंपल है बेटा। ये कहता है कि आप x1 वाली चीजें यहां रखें, यानी कि पॉइंट्स जो हैं, एंड y1 वाली चीजें यहां रखें। यहाँ पे बेटा जो राइट साइड आ रहा है जैसे कि ये वाला, हम मैं इसको ग्रीन पेन से करता हूँ, पर्पल भी ठीक रहेगा। जैसे बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बेटा ये x1 इंटू y2 ये इस तरीके से आएगा। x1 इंटू में y2 प्लस में x2 इंटू में y3 प्लस में बेटा x3 इंटू में y4 माइनस हो जाएगा बच्चे आपका, जैसे यहां से बच्चे आपका इस तरीके से ये यहां पर आया तो x3 इंटू में y2 माइनस में x2 इंटू में y1, इस तरीके से आपका ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चे लास्ट में इस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे बेटा लास्ट में वही नंबर फिर से आता है जो आपके स्टार्टिंग में था। तो बस ये चीज ध्यान रखनी थी। चलिए आइए अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, नया आया है तो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो बेटा हम इसी स्टेयर मेथड को यूज करेंगे। तो स्टेयर मेथड कहता है सिंपल, आप एरिया निकालने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पे करें 1 एंड क्या कहते हैं 1 1 7 माइनस 3 12, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 21, फिर से क्लोज करने के लिए 1। तो बच्चे ये जो रेड पेन से मार्क हो रहे हैं ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होके प्लस में आएंगे। तो ये आया -3 प्लस 7 दूनी 14, 12 और 21, 12 दूनी होते हैं 240,
240, 252, 7 एकम 7। इसके बाद बच्चे मैं यहाँ पे ग्रीन पेन लेकर आया हूँ बेटा। तो ये ये एंड ये सब आपस में माइनस होंगे, यानी कि बच्चे -7 एंड या फिर हम इसको ऐसे लिखें, माइनस कॉमन ले लिया, 7 1 जा 7, 12 तिया 36 एंड 7 दूनी 14 और प्लस 21। तो बस बच्चे यहाँ पे जो फिगर है इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यहाँ से हमारा एरिया निकल जाएगा। ये आप कर सकते हैं बेटा, बड़ा आसान है। If the area of a triangle formed by the point this is 8 square unit, then ये बेटा हमसे पूछा हुआ है कि sum of all possible value of A। बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला हुआ है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बच्चे, अभी अभी हमने एक मेथड सीखा, उसी मेथड से करते हैं। तो हमने कहा कि हम क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल सकते हैं या किसी भी पॉलीगन का। हम क्या करेंगे बेटा, हम 5 2 0 3 A 4 एंड लास्ट में 5 2 फिर से रिपीट होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्वाड्रिलेटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है कि ये 8 है बच्चे। अब बच्चे यहां से आएगा मेरे पास, यहाँ पे जो 2 है वहां जाकर 16 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 15, 0 का 4 से करेंगे बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं, एंड ए का 2 से करेंगे तो प्लस में 2 है। फिर बच्चे यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस, 0 का 2 से करेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यहां से आएगा -3a और यहां से आ जाएगा 5 4 जा 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 60। दिस इज अ फिगर ऑफ मॉड्यूलस। तो ये आ गया बेटा -5 अंडर द फिगर मॉड्यूलस इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा बच्चे a प्लस 15 अंडर द फिगर मॉड्यूलस इज इक्वल टू 16। a प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 16। दैट्स वाई एक बार मेरे को मिलेगा बेटा 16 माइनस 5, दूसरी बार मिलेगा -16 माइनस 5। दैट मीन्स a की वैल्यू 11 और -21। मेरे से क्वेश्चन ने पूछा है क्या, सम सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a 0 to 5, तो इसको हम सम करते हैं। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो -11 सॉरी -10 आ जाएगा। तो -5 तो नहीं है, -10 ठीक है। प्रोडक्ट क्या इसका 125 है, 210 है, 21 और 11 बेटा 21 और 11 कहीं से भी जीरो नहीं देंगे, तो डेट्स बाय हमारा एक ही आंसर ठीक है, डेट्स इज बी। ठीक है। अब स्टेयर मेथड्स बेटा बहुत सिंपल था, इसमें कुछ खास ऐसे क्वेश्चंस है नहीं, जो क्वेश्चंस आते थे वो हमने ट्रायंगल के अंदर कर रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर। आगे चलते हैं बेटा, locus and equation of locus। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे की, लोकस होता क्या है। आइए पहले लोकस को कलेक्ट करते हैं। लोक द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, यानी कि पॉइंट्स के थ्रू बनने वाला जो कर्व होता है उसे हम बोलते हैं लोकस। विच, अब ये जो पॉइंट है बेटा ये मूव करेगा अंडर अ गिवन कंडीशन और कंडीशंस, किसी कंडीशंस के थ्रू एक या बहुत सारी कंडीशन को मिला के कोई पॉइंट अगर किसी रास्ते पे मूव कर रहा है तो उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो एक फिगर बनती है, कर्व बनेगा, पाथ बनेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए समझते हैं, इसके लिए मैंने बच्चे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया। लेट्स से बच्चे जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास इस तरीके से पॉइंट आ रहा है, ये एंड ये। तो बच्चे किसी कंडीशन की वजह से ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये सारे पॉइंट ज्वाइन होके मेरे क्या बन जाएंगे, कर्व बन जाएंगे। तो इसी कर्व को हम बोलते हैं लोकस। बस लोकस का मतलब रास्ता एक तरीके से, या मार्ग, ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता, ऐसा वे जो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बना हुआ है। ठीक है। देखो बेटा जैसे सपोज कर लो ये ग्रीन फील्ड है एंड आई ट्राई टू मार्क अ ग्रीन। बेटा मैं ग्रीन मार्क करने की कोशिश करता हूं एंड दिस ट्राई टू अ ग्रीन मार्क इज एज अ लैंड, सो दैट कि यहाँ पे ग्रासेस आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज अ फिगर ऑफ अ ग्रासेस, यहाँ पे ग्रासेस है। अब बच्चे यहाँ पे घोड़ा है, ये एक रस्सी से इसमें बंधा हुआ है। ग्रीनलैंड जो है बच्चे हमारा एरिया वो यहीं पर ही है, इससे आगे नहीं है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे
इस कॉर्नर पे बांधा हुआ है। तो अब मैं अगर घोड़े की मूवमेंट की बात करूं तो घोड़ा क्या मूवमेंट कर सकता है? घोड़ा बेटा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से आपकी मूवमेंट करेगा। तो जब घोड़ा आपका इस तरीके से मूव करेगा बेटा, ठीक है, अब इस तरीके से जब आपका घोड़ा जो है मूव करेगा तो मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो ये एक कर्व आ जाएगा, यानी कि एक वे, ऐसा रास्ता जहां पर घोड़े ने मूव करा है। तो हमारे पास घोड़े से जुड़ा हुआ जो रास्ता आया वो कैसे आया बेटा? इस तरीके से, यहां पर यहां से लेके वो यहां तक आ सका है, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से क्वाड्रेंट जो है उसने एरिया बनाया है और इस टाइप का उसने मेरे पास कर्व बनाया है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है? घोड़े का जो पैर है, पैर के निशान या घोड़े की जो मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट्स, ठीक है। कंडीशन क्या है उन पॉइंट्स ने? कंडीशन है ये रस्सी बेटा, कि ये रस्सी एक फिक्स्ड है, एक तरीके से कह सकते हो। एंड इस रस्सी फिर वो आगे नहीं जा सकता, वो सिर्फ लेफ्ट राइट ही अपना मूवमेंट ले सकता है। तो कंडीशन ये है कि रस्सी फिक्स्ड है, घोड़े की मूवमेंट पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स के थ्रू जो रास्ता बनता है उसे हम बोलते हैं, या जो भी कर्व बनता है उसे लोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली कर्व उसका बना है। आगे चलते हैं बेटा, एग्जांपल और भी है। तो ये बेटा एक प्राचीन काल में, प्राचीन काल तो नहीं, फिलहाल आई थिंक 30-40 ईयर्स पहले हम जो है बेटा गेहूं मसाले पीसने के लिए इस तरीके की मशीन लेते थे। तो यहाँ पे बच्चे हम जो है हाथ का यूज करके यहाँ पर, और दूसरा हाथ का यूज करते थे यहाँ पर इस साइड। तो अपने हाथ का यूज करके ये मशीन को रोल करते थे। अब ये मशीन जो है रोल करेगी तो रोल होके ये ऐसे चलेगी इस तरीके से। कलर आई थिंक थोड़ा सा वाइब्रेंट देना चाहिए था, कोई नहीं। तो मशीन मशीन आपकी, अरे, तो मशीन आपकी बेटा कुछ इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से मूव करेगी। एंड मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कर्विकल ज्यादा बन गया, एंड ये यहां तक आएगी बेटा। तो इस तरीके से आपकी ये मशीन जो है मूव करती चली जाएगी। और जब ये मशीन इस तरीके से मूव करेगी बच्चे, तो आपके पास ये एक कर्व बनकर आएगा जो कि रेड शेप से आ रखा है, यानी कि दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक। अब इसकी कंडीशन क्या है बच्चे, इसकी मूवमेंट की? ये मेरे फिक्स्ड हाथ है, ठीक है ना, हाथों की लंबाई फिक्स है। वरन एंड तो ये जो पॉइंट्स हैं मूवमेंट के थ्रू ये कर्व मेरा बन रहा है, यानी कि कर्व क्या बना बच्चे? ये वाला मेरा एक कर्व बना, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चे जैसे ये बैल है, बैल जो है बच्चे ये क्या है? ये इसके निशान होंगे। अब इसके निशान पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे बच्चे, तो इसके निशानों से एक रास्ता बन के आ जाएगा। ये जो, ये जैसे ये रास्ता बन के आ जाएंगे इनके निशानों से, तो ये निशान पढ़ के इस तरीके से बच्चे मेरे पास एक कर्व को प्रेजेंट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से एक कर्व को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो निशान है बैल के पैरों से, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है मिलके एक कर्व बनाएंगे। कैसा कर्व बनाएंगे? ये कंप्लीटली एक सर्कल होगा बेटा, ये रहा पूरा का पूरा सर्कल। ब्लू से सही रहेगा, ये कंप्लीटली एक मेरा सर्कल बनेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो बैल जो है ना, ये डंडियों के थ्रू फिक्स हो रखे हैं। ये जो मूवमेंट है ना बैलों की, ये फिक्स हो रखी है। तो बैल से एज अ सेंटर ये बस ये इस तरीके से आपकी मूवमेंट देंगे। अगर ये फिक्स नहीं होता तो बेटा बैल इधर उधर कहीं पर भी जा सकते थे, ठीक है ना। इधर इधर इस तरीके का कैसे भी कर बन सकता था, क्योंकि ये फिक्स है। तो अब ये परफेक्टली एक सर्कल बनेगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल जहां पे हम छोटे छोटे पॉइंटों के साथ मिलके हमारे पास क्या बनता है? एक रास्ता बनता है। उसी रास्ते को हम बेसिकली लोकस बोलते हैं, या वो जो कर्व बनता है उसे ही हम लोकस बोलते हैं। कंडीशन कोई ना कोई गिवन होनी चाहिए, वो पॉइंट्स किसी ना किसी कंडीशन से जुड़े होने चाहिए। कंडीशन नहीं होगी तो पॉइंट्स एक फ्रीली मूव करेंगे, और जब फ्रीली मूव करेंगे तो कर्व कोई भी नहीं बनेगा, जैसा मैंने इस कंडीशन में दिखाया है। आई होप बच्चे आप लोकस समझ चुके होंगे। तो लोकस के बाद अब चलते हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। क्या कहता है बच्चे मेरे पास? कहता है इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इज रिलेशन which is satisfied by the coordinates of every point on the locus of the point। यानी कि बेसिकली ये हमारे पास जो कंडीशन है,
ठीक है ना, वही हमारे पास इक्वेशन बनाती है और ये सेटिस्फाई करनी चाहिए हर एक पॉइंट को। कैसे है समझेंगे, एल्गोरिथम समझ लेते हैं। कहता है कि सबसे पहले हम जिस पॉइंट को मान लेते हैं एच के, जैसे हर पॉइंट्स को हम एच के मान लेंगे, ठीक है ना, उस पर अपनी कंडीशन लगाएंगे कि क्या कंडीशन लगी हुई है, कोई वेरिएबल है तो उसे एलिमिनेट करेंगे, बाद में एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे और इस तरीके से जो इक्वेशन आएगी वो लोकस ऑफ पॉइंट की होगी जो स्पेसिफिक कंडीशन को अंदर मूव कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, find the locus of a point whose distance from the origin is always equal to a 2। कहता है कि हाँ, हाँ, कहता है बेटा मेरे पास सबसे पहले मैं ये मैंने कर्व बना लिया। देखो, अब मेरे पास क्या कहता है, कहता है कि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आया, कहता है ऐसे जितने भी पॉइंट्स आएंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज 2। तो ऐसे बेटा अब एक पॉइंट मेरा यहां पर भी आएगा, ठीक है ना, जैसे ये भी 2 डिस्टेंस पर है, ऐसा बेटा एक पॉइंट मेरा यहां पे भी बन सकता है, ऐसा बच्चे एक पॉइंट मेरा यहां पर भी बन सकता है, डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 2। तो ये सारे पॉइंट्स और भी बनेंगे बच्चे, ये सारे पॉइंट्स मिलके जो भी कर्व बनाएंगे उसकी इक्वेशन पूछी हुई है। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि आप इस पॉइंट को एच के लेट कीजिए, ठीक है, हमने एच के लेट करा। अब जैसे इस पॉइंट को एच के लेट करा, कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट ओरिजिन से, दिस इज माय ओरिजिन, ओरिजिन तो बेटा आपको पता ही होता है कि 0 0 होता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से हमेशा क्या रहेगी 2। तो यानी कि बच्चे h माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग करेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी कि बच्चे मेरे पास जो एक कंडीशन के थ्रू मतलब जो सिचुएशन आई वो ये है कि एच के की वैल्यू का स्क्वायर 4 के बराबर होना चाहिए, वो सारे पॉइंट है ना इस सिचुएशन में आएंगे। तो सपोज कर लो बेटा एक पॉइंट और है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका नाम है h1 k1। ये भी बच्चे अब हमारे पास h स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रहा है। अगर ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो दिस आल्सो पार्ट ऑफ अ लोकस। अगर अगला बेटा पॉइंट है मेरे पास h2 k2, ये भी अगर बच्चे हमारे पास h2 का स्क्वायर k2 का स्क्वायर, ये पॉइंट भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो देन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लोकस, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चे जहां पे इस तरीके से जो भी आपका कर्व बन रहा है, इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये सारे पॉइंट्स को प्रेजेंट करने के लिए मैं कह रहा हूं ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि अब एच h1 h2 h3 ये सब अलग अलग है, तो इन पॉइंट्स को x और y के थ्रू दिखाया जाएगा। तो इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोकस है अल्टीमेटली एक सर्कल बनेगा, और ये ऊपर देखो तो आप सर्कल की ही डेफिनेशन है। तो यहां से जितने भी पॉइंट्स लिंक करके आएंगे ये क्या होगा बच्चे, आपका एक सर्कल शेप लेगा। अब फिर से पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, जिस कंडीशन को उसने बोला था कि डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 2 लिए, मैंने उसी कंडीशन को यूज करा, उससे इक्वेशन बनाई। तो मैंने कहा कि h के किस कंडीशन या रिजल्ट को दे रहा है, तो h और k की वैल्यू का स्क्वायर 4 होना चाहिए। इस तरीके से इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जितने भी पॉइंट्स को मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने बोला x और y, जो जो पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो सारे के सारे कर्व में होंगे। एंड इस कर्व के अगर इक्वेशन के ऊपर नजर डालो तो ये एक सर्कल बनता है। बस बच्चे यही था लोकस जिसको मेरे को समझाना था। क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस। बेटा यहां पर क्या बोला हुआ है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट दिस एंड देयर। यानी कि बच्चे एक साइड मेरे पास a है, एक साइड मेरे पास b है, a मेरे पास 1 3 है, b मेरे पास -2 1 है। यहां पे बच्चे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चे इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि सेम डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंटों से। तो अगर आप देखो तो ये एक तरीके की लाइन बन रही है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट भी जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखना कैसे, तो मैंने कहा क्या, हमने कहा यार ये कंडीशन एच के पॉइंट से ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
दैट मीन्स बच्चे कि यहाँ पे मैंने रख लिया इसको ए, इसको रख लिया बी, यहाँ पे रख लिया ओ। तो कंडीशन ये है बच्चे मेरे पास कंडीशन ये है बेटा AO इज इक्वल टू आ OB, ठीक है ना। तो रिजल्ट ये आएगा बच्चे आपका h माइनस वन का स्क्वायर प्लस में k माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस टू का स्क्वायर प्लस में k माइनस वन का स्क्वायर अंडर द रूट। बेटा स्क्वायर आपस में करेंगे तो कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एच स्क्वायर वन माइनस टू एच प्लस में के स्क्वायर प्लस में नाइन माइनस सिक्स एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एच प्लस के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के। तो जल्दी से कटेगा एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों साइड कट गए बच्चे। मेरे पास क्या मिला बच्चे, मेरे पास लेफ्ट साइड मिला, अरे ये के है, मेरे को मिला बच्चे सिक्स के लेफ्ट हैंड साइड मिला, यहाँ पर के ये मिला, तो यानी कि माइनस सिक्स के प्लस टू के। इसके बाद बच्चे मेरे को माइनस टू एच यहाँ मिला एंड प्लस फोर एच यहाँ मिला, तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर आके। यहाँ पर है बेटा आपका नाइन, ये नाइन और ये आपका हो जाएगा टेन। यहाँ पे है बेटा ये आपका फाइव, तो यहाँ पे आएगा टेन माइनस में फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस सिक्स एच प्लस माइनस फोर के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे लोकस की इक्वेशन हो गई, जिसको मैं थोड़ा सा और ठीक लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू फाइव। टू से आई थिंक नहीं जाएगा बेटा, सिक्स एच प्लस फोर के इज इक्वल टू फाइव, दिस इज अ इक्वेशन। अब जितने भी यहाँ पे H1 K1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, H1 K1 यहाँ पे H2 K2, ये सारे बेटा वही पॉइंट आएंगे जो यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर बच्चे, कि मैं क्या करता हूं, इन जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को नहीं शो कर सकता। तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट जिनमें 6x और 4 से मल्टीप्लाई करके y कोऑर्डिनेट के रिजल्ट अगर 5 आएगा, तो दैट्स इज द कंडीशन जो इस लोकस पे पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बेसिक डेफिनेशन हुई खत्म। अब कहते हैं बच्चे कि ए पॉइंट है मेरे पास, बी पॉइंट है, ये क्या है, ए बी सी के वर्टेक्स। इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस सर्कल मूव ऑन द लाइन, ठीक है, सेंट्रोइड यहां मूव कर रहा है, देन द लोकस ऑफ अ वर्टेक्स सी। ठीक, देखो बेटा मैंने एक कर्व बनाया, यहां कहीं इसका सेंट्रोइड होगा एंड सेंट्रोइड को बोला हुआ है सेंट्रोइड इज मूविंग ऑन दिस पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि इस लाइन पर से कोई भी सेंट्रोइड हो सकता है। यहाँ पे बेटा ए जो है टू माइनस थ्री, बी जो है माइनस टू थ्री, बी एंड सी जो है बच्चे वो नहीं दे रखा, तो x1 y1 ले लिया। तो कहता है ऐसी सिचुएशन में वर्टेक्स सी का लोकस क्या होगा। तो कंडीशन ये है बच्चे कि ये सेंट्रोइड है जी, सेंट्रोइड की वैल्यू जो होती है x इज इक्वल टू वो होती है टू माइनस टू प्लस एक्स वन अपॉन में थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री प्लस वाई वन अपॉन में थ्री। तो इससे ये कट गया बेटा, x की जगह पे आ गया x1 अपॉन थ्री, y की जगह पर आ गया y1 अपॉन में थ्री। अब बच्चे ये जो अच्छा लोकस बताना था तो HK में रखना चाहिए था। ठीक है बेटा, मैं HK के थ्रू नहीं करा, हालांकि क्वेश्चन ठीक है, बस मैंने HK के थ्रू नहीं करा। तो ये HK आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया H, ये मेरे पास आ गया K, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास H, ये मेरे पास हो गया K। ठीक है, अब बच्चे मेरे को क्या बोलता है, यहां से ये जो पॉइंट है X एंड Y, ये जो है इस लाइन पर है 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब है बच्चे 2 इंटू में h बाय थ्री प्लस में 3 इंटू में k बाय थ्री इज इक्वल टू वन। तो मेरे पास 3 कॉमन आ गया, वहां चला गया, तो 2h प्लस थ्री के इज इक्वल टू थ्री। ये मेरी एक लोकस आया
कि आपका h के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब h के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3b इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2x प्लस 3y ये रहा बेटा आंसर नंबर 4D। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट so that the joining of this subtended a right angle at a moving point। तो बच्चे ये कह रहा है कि मैं इन दो पॉइंट्स को उठाता हूं, एक है बच्चे -151 और एक है 32। अब ये दोनों पॉइंट जब भी आपके मिलेंगे तो ये राइट एंगल बनेगा, यहां पे ये कंडीशन है, तो यहां पे राइट एंगल बनेगा। ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहां पे मिला, अगला यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मैं फिगर बना के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए कंडीशन के हिसाब से बच्चे मैंने क्या करा, मैंने इन पॉइंट्स को लिया, मैंने इन पॉइंट्स को लिया, एक का नाम दिया ए, एक का नाम दिया बी और एक का नाम दिया ओ। तो बच्चे इन ट्रायंगल एओबी, ठीक है। कंडीशन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए बच्चे मेरे पास h प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, प्लस मेरे पास आया बच्चे आपका h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा रिजल्ट जो आया वो कुछ इस तरीके से है आपका 3 प्लस 5 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ओ जो है बेटा वो 90 डिग्री का है, तो दैट्स वाई मैंने पाइथा को अप्लाई करा है। पाइथा में सिंपल है बेटा, होता है इसके सामने वाली जो साइड्स होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं। तो मैंने यही कंडीशन अप्लाई करी है, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो है h स्क्वायर प्लस 10 नहीं प्लस 25 प्लस 10h प्लस में k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, नीचे आया x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4k इज इक्वल टू 65। तो कंडीशन के हिसाब से बेटा ये हुआ मेरे पास 2h स्क्वायर, ये हुआ मेरे पास 2k स्क्वायर, दैट मीन्स 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 10h और माइनस 6h ये दोनों हो गया बेटा प्लस 4h, एंड यहां पर आया इन दोनों को देखा तो माइनस का आया 6k, तो माइनस 6k, तो 25 और 9 बेटा मेरे पास ये बच गया, तो यहाँ पे आया 65 माइनस में 25 माइनस में 9 माइनस में 1 माइनस में 4, इन सब का सम जो होगा 25 और 9, 25 और 10 35 39, तो 65 माइनस 39। ठीक है, फाइनली बेटा 65 39 40 एंड 50 60 60 यानी कि 26, तो ये कुछ 26 आया। तो बेसिकली बच्चे अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k, ये कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये 26 आ गया है। ठीक है, फाइनली मुझे क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 26। अब बच्चे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ये मेरे पास लाइन है, इन दोनों ने एक राइट एंगल बनाया, ये रहा, इन दोनों ने बच्चे दूसरा राइट एंगल बनाया, दूसरा राइट एंगल बनाया वो ये रहा, इन दोनों ने फिर तीसरा बनाया, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये जितने भी राइट एंगल्स हैं आपकी जब आप जोड़ेंगे तो आपका एक सर्कल जो है शेप लेंगे। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ सर्कल शेप लेंगे, सर्कल बड़ा गंदा बनाए, तो मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा क्यों बेटा सर्कल की शेप लेंगे, क्योंकि जब भी इस डायमीटर के थ्रू बेटा आपके
जब भी इस डायमीटर के थ्रू आपके सर्कल बनाए जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपका सर्कल बनेगा, ठीक है, बहुत गंदा बन गया है। तो हमेशा आपके जो डायमीटर है वो सर्कल पर क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑन अ सर्कल इज अ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के पॉइंट जितने भी होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे सर्कल का हिस्सा बनेंगे। इसलिए ये इक्वेशन भी आपकी सर्कल की निकल के आई है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ एल साइड, ठीक है, क्या कह रहा है सबसे पहले, ठीक है, विथ इट्स एंड ऑन अ टू परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। देखो बेटा, ये कहता है कि हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ एल है विथ इट्स एंड ऑन अ टू परपेंडिकुलर साइन, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि स्लाइड हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रॉड है ये स्लाइड होके नेक्स्ट टाइम ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम ये स्लाइड होके ऐसी हो जाएगी लंबी, और अगर ऊपर की ओर स्लाइड होती है बच्चे, तो ऊपर की ओर स्लाइड होती है तो बच्चे हमारे पास ये रॉड जो है वो, अरे ये तो हो गया कलर, ये वाला। और अगर ऊपर की ओर स्लाइड होती है तो बच्चे ये कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि ये रॉड जो है ना ये स्लाइड कर रही है, ठीक है। अब स्लाइड कर रही है विथ इट्स एंड ऑन अ टू परपेंडिकुलर लाइंस, यहां पर है। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो इस लाइन के मिड पॉइंट जो है हर बार एक अलग अलग जगह पर चले जाएंगे क्योंकि स्लाइड हो रही है, तो वो क्या पाथ बनाएंगे, बस ये पूछा हुआ है। तो हमने कहा जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है, हमने कहा जो मेरी प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मेरी लाइन है, ये मेरी यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे ए पे, यहाँ पे बी पे, यहाँ पे ये एल पर। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब ए हो गया, बी हो गया, ये मैंने लेट करे हैं। इनका जो मिड पॉइंट हो गया वो हो गया एच के, क्योंकि इसी का मेरे को लोकस निकालना है। तो एच के बेसिकली ये मेरा ओरिजिन 0 0 ले लेते हैं टू परपेंडिकुलर लाइंस पे। तो एच के जो है इस एल का मिड पॉइंट है, और इसी का मेरे को हमें क्या बताना है, लोकस। तो मिड पॉइंट है बेटा, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे अब बच्चे हम, तो डेट मीन्स कि ये पॉइंट हो गया ए जीरो, ये हो गया बेटा जीरो बी। कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि बेटा ये वाली लाइन अगर ए डिस्टेंस पे काट रही है तो ये एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, या वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, तो ए जीरो जीरो बी आराम से मतलब आप पॉइंट बनेंगे इसके। तो इसलिए जो एच बनेगा वो हो जाएगा ए प्लस जीरो अपॉन में टू, एंड के जो बनेगा वो बनेगा बी प्लस जीरो अपॉन में टू। तो एच इज इक्वल टू ए बाय टू, के इज इक्वल टू बी बाय टू। अब ए की वैल्यू हो गई 2h एंड बी की वैल्यू हो गई 2 के, बट अभी भी कोई कंडीशन निकल के नहीं आई है जो एच के सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। तो हमें इस ए और बी को हटाने के लिए बेटा हमें ये पता है कि ये लेंथ कितनी है ए, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये लेंथ कितनी है बी, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये हो गया 2h का स्क्वायर, ये हो गया 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दैट मीन्स एच स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एंड जो रिजल्ट आया एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 4। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चे, फाइनली हमें फाइनली मुझे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में 4 इसको रखना होता है। हम्म तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब बच्चे इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लाइंस जो हैं मैं अगर ट्राई करूं बना पा रहा हूं तो अगला अगला, तो इस तरीके से जो लाइंस जो हैं नीचे गिरे जा रही हैं, ठीक है ना, जब इनके मिड पॉइंट का पाथ लिया जाएगा तो वो पाथ जो होगा वो एक सर्कल होगा, इसी पाथ को हम लोकस बोलते हैं, ठीक है। आई बस सन में बच्चे आगे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन है
कह रहा है अभी कि लोकस बताओ, दैट मीन्स जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको मिला के एक रास्ता बताना है ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि होगा इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे अल्फा वेरिएबल है। तो बेटा ये लाइन जो है ना अल्फा पे डिपेंड है और अल्फा वेरिएबल है, तो हर बार लाइन अलग बनेगी। हर बार लाइन अलग बनेगी तो हर बार इनका इंटरसेक्शन होगा। हर बार इंटरसेक्शन होगा तो जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ये किस टाइप का कर्व बना रहे हैं उसकी इक्वेशन बनानी है, दैट सिंपल। तो देखो बच्चे हमारे पास क्या है, मैंने कहा लोकस बताना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको मानते हैं एच के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच के है, यानी कि बच्चे ये दोनों लाइंस जो है अलग अलग सिचुएशन है, जब भी इंटरसेक्ट होंगी उसको मैं एच के ही बोलूंगा। तो इसका मतलब एच के इस पर भी लाई करेगा बेटा, प्लस में के साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, यहां पे हो गया एच साइन अल्फा माइनस में के कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी। तो एच और के हम दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बट द इश्यू इज कि जब भी बेटा हम इस तरीके की चीज को निकालते हैं हमारे पास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब वेरिएबल नहीं होना चाहिए बेटा, यह क्योंकि बच्चे हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कंडीशन एच और बी में, सॉरी हाँ एच और के में आनी चाहिए, यानी कि एच के जिस कंडीशन को हम बना रहे हैं वो रिलेशनशिप मेरे को निकालनी होती है। लोकस किस कंडीशन को आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसके अंदर वेरिएबल आ जाएगा तो वेरिएबल की कंडीशन आ जाएंगी, इसलिए एच के की कंडीशन हट जाती है बच्चे यहां से। तो मेरा मेन काम है यहां से वेरिएबल को हटाना। तो वेरिएबल को हटाने के लिए बहुत सिंपल है, जब भी आपको सेम सिचुएशन मिले, एक बार प्लस में, ठीक है, एक बार माइनस में, तो हमें क्या करना होता है, प्लस करके इनको ऐड कर दो। ये काम हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी सीखा हुआ है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, काम खत्म। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा बच्चे मेरे पास आ जाएगा एच कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस में के साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 HK कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, यहां पर आ जाएगा एच साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में के कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 HK इंटू में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ऐसा करने से ये फिगर मेरी सीधा सीधा कट जाती है, यहां से एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, यहां पर भी 1 हो जाएंगे बेटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि बच्चे ये जो आपकी एच के थ्रू कंडीशन आई है वो ये रही, यानी कि जो कर्व बन रहा होगा बच्चे वो ये है। अब जितने भी एच के वाले पॉइंट्स है, अब उन वो क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो इन सब एच के को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने फिगर रख दी है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत इजी है, देखो कैसे। सबसे पहले बहुत इजीली तरीके से हम इसको समझते हैं। दिस इज माय एक्सिस, ठीक है बेटा, ये मेरा एक्सिस है, यहां पे ये 0 0 आया। अब इस एक्सिस में ये x, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, तो ये मेरा एक्सिस है x x डैश y y डैश। इस एक्सिस पर सपोज कर लो मेरा एक पॉइंट है P जो कि है 10 5, ठीक है, मान के चलते हैं बेटा 10 5 यही पड़ेगा क्योंकि मैं अभी नहीं दिखा सकता, तो हालांकि 10 थोड़ा दूर पड़ना चाहिए, बट इट्स ओके। तो मैं अभी यहां पर हूं एंड यहां पे खड़ा होके मैं इस पॉइंट की नेविगेशन देख रहा हूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये पॉइंट यहां से 10 कदम दूर है, ठीक है। ये पॉइंट जो है बेटा हमारा, ये पॉइंट यहां से 10 कदम दूर है और ये पॉइंट यहां से 5 कदम दूर है। तो इनको थोड़ा सा रब करते हैं, ये रहा, ठीक, ये रहा एंड ये रहा। तो ये पॉइंट जो है यहां से 5 कदम दूर है, मींस इसकी लेंथ जो है 5 कदम दूर है। तो अभी क्या है बच्चे, मैं 0 0 पे खड़ा हूं, मैं 0 0 पे अगर मैं किसी पॉइंट को देख रहा हूं, सपोज कर लो मेरे को एक जगह पे जाना है, तो मेरे को पता चल रहा है
कि मेरे को जो नेविगेशन आ रही है वो आ रही है 10-5 की, यानी कि एक्स एक्सिस पे 10 कदम चलना है, वाई एक्सिस पे 5 कदम चलना है, ठीक है ना। अब हुआ क्या बच्चे कि सडनली मेरा जो नेविगेशन सिस्टम है वो ऑफ हुआ, एंड जब मैं नेविगेशन सिस्टम मेरा जब ऑन हुआ तब मैं एक नई जगह पे पहुंच गया था, और उस नई जगह का जो नाम है वो है 2-3। अब मैं यहां पे पहुंच गया हूं 2-3। अब 2-3 के अकॉर्डिंग जो नए पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, तो जैसे ही मैं 2-3 पे पहुंचा मैं सबसे पहले अपना ओरिजिन को चेंज करा, ठीक है। अब मेरा ओरिजिन 0-0 ना होके बेटा क्या हो गया, अब मेरा ओरिजिन जो हो गया वो 2-3 हो गया। तो 2-3 अब मेरे पास बेटा एज अ ओरिजिन की तरह काम कर रहा है। 2-3 मेरा ओरिजिन है। इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि अब मैं यहां से यहां पर 3 कदम दूर आ चुका हूं, तो इसका मतलब है बच्चे यहां से यहां पर अब मेरा 7 डिस्टेंस रह गई है। यहां से लेके यहां तक मैं 3 स्टेप ले चुका हूं, 2 स्टेप। यहां से लेके अरे 3-2 करना था, कोई नहीं बेटा, ये 3-2 है। हाँ, तो ये कदम 3 हो चुके हैं, ये मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है बच्चे। इसको थोड़ा-सा करते हैं लंबा, ठीक है? यानी कि इतनी डिस्टेंस में 2 कवर कर चुका हूँ, इतनी डिस्टेंस 3 कवर कर चुका हूँ, तो यानी कि बच्चे मेरे को बाकी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कवर करनी है बच्चे? ये डिस्टेंस मेरे को कवर करनी है 3, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि जब मैं 0-0 पर था, ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से मैं 10 और 5 कदम दूर था, ठीक है? अब मेरा नेविगेशन ऑफ हुआ, सडनली जब ये नेविगेशन ऑन हुआ तो मैं था जिस जगह पर वो 2-3 था, यहां से मैंने देखा तो अब मेरा जो पॉइंट पी है वो जो है वो अब शो कर रहा है 7-3, यानी कि जिस जगह मैं पहुंचा हूं वहां से अब मेरी जो डिस्टेंस है 7 और 3 कदम, हाँ 7 और 3 स्टेप दूर है। तो यहाँ पे इस नेविगेशन सिस्टम को अगर आप समझे तो यही है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मैं अब अपना ओरिजिन 0-0 ना मान के 2-3 माना, और 2-3 के अकॉर्डिंग मेरा नया पॉइंट जो है वो किस जगह पर प्रेजेंट है वो ये निकल के आया। तो देखो कितना आसान है, मेरे पास 10 और 5 ये था, ये मेरे पास ओल्ड थे, माइनस में इसके अंदर से शिफ्ट करा, जो मैंने शिफ्टिंग हुई वो है मेरे पास 3 और 2, तो यहां से मेरे को निकल के आया 7-3 इज माय न्यू कोऑर्डिनेट। तो बस बेटा ओल्ड और न्यू के अंदर यही रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को दिखाने के लिए हम कुछ सिंबॉलिकली तरीके से डिस्कस करते हैं। इस सिंबॉलिकल तरीका जो भी है डिस्कस किया है उसको मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो देखो बेटा, यहां से मैं आया, पहला मेरा, हाँ पहला मेरा जो था, ठीक है, पहला मेरा था बेटा पॉइंट यहां पे था, ये ये पी पॉइंट था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से एक्स वाई पर था। सडनली क्या हुआ, मेरा ओरिजिन चेंज हुआ, मेरा ओरिजिन चेंज हुआ तो मेरे पास अब यहां पे नया पॉइंट आया, ठीक है ना। ये मेरे को नया ओरिजिन मिला, और जो नया ओरिजिन है बच्चे वो जो मेरे को मिला है वो मिला है मेरे को एच के, ठीक है। नया जो ये आया है इसके हिसाब से ये एक्स डैश, ये है बेटा वाई डैश, तो मेरे को नया पॉइंट मिला एक्स डैश एंड वाई डैश। तो हमारा हमारा काम होता है बच्चे, हमारे पास 3 डेटा है, दिस इज माय ओल्ड, दिस इज माय न्यू एंड दिस इज माय शिफ्टिंग। ओल्ड न्यू शिफ्ट 3 चीजें हो गई, यही चीज हमारे पास पहले थी। पहले मैंने क्या था कि हमने सिर्फ ये बताया था 2-3 शिफ्ट हो चुका है, इस पर शिफ्टिंग एच के से है, तो हमें क्या करना होता है, हमारा काम है बेटा, अब जो पीछे पढ़ के आए हैं ये है बेटा मेरे पास ओल्ड माइनस शिफ्ट, ये आ जाएगा न्यू, ये मेरा एक रिलेशन है। ओल्ड कितना है बच्चे मेरे पास एक्स वाई, शिफ्ट है बेटा एच के, तो न्यू पॉइंट क्या है एक्स डैश वाई डैश। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, एक्स इज इक्वल सॉरी एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एक्स डैश वाई माइनस के इज इक्वल टू वाई डैश, या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ठीक है। इस तरीके से हमारे ओल्ड और न्यू पॉइंट के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब इस रिलेशन को बहुत सिंपल तरीके से भी समझ सकते हो,
शिफ्ट, कुछ शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट का मतलब चेंज हुआ है, ठीक है। चेंज क्या होता है बेटा, आपका ओल्ड माइनस में न्यू, नॉर्मली मतलब जो फॉर्मूला होता है चेंज का वो होता है कि पुराना क्या था नया जो क्या हुआ, उन दोनों का डिफरेंस ही चेंज होता है। तो चेंज जो हुआ है वो एच हुआ है, ओल्ड था मेरा एक्स, न्यू आया एक्स डैश, ये तक के ये था वाई और ये आया वाई डैश। अब देखो बेटा, अरे हम्म, तो यही चीज बेटा यहां पे इन दो फॉर्मूलों को जन्म देती है। फॉर्मूले क्या है बच्चे आपके पास, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट। तो बस बहुत आसान है बेटा, हम जो चलते हैं, कहता है अच्छा यहां पे जो शिफ्टिंग होती है इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। जो ये शिफ्टिंग करी है इसका जो नाम होता है बेटा, ये जो शिफ्टिंग है पैरेलल शिफ्टिंग होती है। कोई एंगल वगैरह पे शिफ्टिंग नहीं होती, वरना ये हमारे फॉर्मूले खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, काम नहीं करेंगे। तो बेटा बस सिंपल है, क्वेश्चन मेरे से पूछता है एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, किस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट किया जाए ताकि जो ये कोऑर्डिनेट है ये बन जाए। यानी कि बेटा मेरे को ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, एच के निकालना है। कैसे निकलेगा, एच इज इक्वल टू 4 माइनस में -3 एंड के इज इक्वल टू 5 -9। तो एच की वैल्यू हो गई बेटा 7, इसमें से आ गया -4। ठीक है बच्चे, आपको बात समझ में आई। अब आप चाहो तो आपको इसको लिख सकते हो, ये एक्स वाई था, ये एक्स डैश वाई डैश था। तो फॉर्मूला वगैरह आपकी बुक में देखोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा, बट मेरे ख्याल से इन सब की नीड नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट विदाउट रोटेशन, बेटा रोटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग जो है हमने अभी अगर दिखाया भी था तो दो तरीके की पढ़ रहे हैं। एक होती है बेटा हमारी शिफ्टिंग ओरिजिन पे, दूसरी मतलब एक होती है पैरेलल शिफ्टिंग, दूसरी होती है एंगल पे शिफ्टिंग। तो हमें बोला हुआ है इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू दिस पॉइंट विदाउट अ रोटेशन, रोटेशन नहीं होगी, व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बस इस क्वेश्चन ने सिंपल से पूछा हुआ है। यानी कि बेटा जब हम शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग एक्स डैश और वाई डैश नए होंगे। नए एक्स डैश वाई डैश कैसे निकलते हैं, ये बेटा पुराना है जो कि एक्स की फॉर्म में है, तो ये होता है एक्स डैश प्लस में एच, वाई होता है वाई डैश प्लस में के। तो एक्स जो है एक्स डैश प्लस वाई, y जो हो जाएगा y डैश माइनस में 2। तो ये जो इक्वेशन है 2x की जगह पे आ जाएगा बेटा x डैश प्लस 1 का स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा y डैश माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 x डैश प्लस 1 प्लस में 4 y डैश माइनस में 2। थोड़ा सा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग सा दिखे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, सिंपल है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x डैश, ठीक है, प्लस में y डैश का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y डैश माइनस में 4x डैश माइनस 4 प्लस में 4y डैश माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 2x डैश का स्क्वायर 2 माइनस 4x डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y डैश माइनस 4x डैश माइनस 4 प्लस में 4y डैश माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जो जो है बेटा अलग, ये दोनों बेटा इनका कोई वो नहीं है साथी, तो इनको इकट्ठे करते हैं। आगे अब मेरे को क्या दे रखा है बच्चे, 4x डैश यहाँ पर है एंड 4x डैश यहाँ पर है, यानी कि बच्चे -8x डैश हो गया। इसके बाद चलते हैं 4y डैश यहाँ पर है, अच्छा ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये दोनों बेटा कट रहे हैं, इनको मैंने काट दिया, ठीक है, y डैश नहीं है। इसके बाद 2 4 2 6 6 6 में से 8 गए तो -2 और ये -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2x डैश y डैश का स्क्वायर माइनस x डैश माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मेरा ओरिजिन इस तरीके शिफ्ट हो जाए तो न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन ये होगी
क्योंकि बेटा हम जो है न्यू एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश सिर्फ अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से माना था, अल्टीमेटली फाइनली इसको एक्स वाई में ही कन्वर्ट करके दिखाना होता है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे लाइन लिखी जाती है, आफ्टर शिफ्टिंग origin 1 and minus 2 new equation become तो ये नई इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बेटा, फिर से शिफ्टिंग द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट। बेटा कह रहा है कि ओरिजिन को शिफ्ट करा है सुटेबल पॉइंट तक, सो दैट जो ये इक्वेशन है ना, ये कंटेन नहीं करती y की और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हमने कहा कि ओरिजिन का सुटेबल पॉइंट जो होगा वो एच के होगा। तो एच के होगा बच्चे, तो इसका मतलब जो है x की वैल्यू जो आई एक्स डैश प्लस एच, y की वैल्यू y डैश प्लस के। अब यहाँ पे इन सब की इक्वेशन में मैंने इनको रखा, तो y डैश प्लस के का स्क्वायर प्लस में 4y डैश प्लस के प्लस 8 एक्स डैश प्लस एच माइनस 2 इक्वे 0। तो नई इक्वेशन जो है वो मेरी मुझे ये मिली। अब नई इक्वेशन पर ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट टू द इक्वेशन विल नॉट कंटेन। अब एच के ऐसी जगह पे क्या है कि y और कांस्टेंट दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब y की टर्म, y नहीं सिर्फ y की टर्म, तो इसके अंदर से y की टर्म निकाली तो 2 आ जाएगी 2 के y डैश, इसके अंदर से निकाली 4y डैश, बाकियों में नहीं है। तो ये y की टर्म प्लस में कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, इसके अंदर हो जाएगा k स्क्वायर, इसके अंदर 4k प्लस 8h माइनस 2। ये दोनों टर्म्स है ना नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि 2k प्लस में 4 ये y डैश, ये टर्म भी 0 के बराबर है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2, ये टर्म भी बेटा आपकी 0 के बराबर है। अब यहां पे y डैश मतलब कहने का मतलब जो इसका कोफिशिएंट है y डैश का वो 0 के बराबर है, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -2 एंड यहां पे k की वैल्यू रखेंगे -4 प्लस 4k 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आज अरे k की वैल्यू पूरी नहीं रखी मैंने, -2 यहां पर भी आएगा। तो ये आ गया बेटा -2 का स्क्वायर प्लस में 4 -2 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चे +4 -8 प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8h इज इक्वल टू 8 9 10, तो ये हो गया 6। h की वैल्यू आ गई 6/8, दैट मीन्स 2 से करेंगे 3/4। तो k -2 एंड h जो है 3/4, तो जो शिफ्टिंग होगी बच्चे वो 3/4 और -2 की होगी, दैट मीन्स जो पॉइंट सही है वो ये वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा ये जो भी पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं बच्चे, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। यानी कि बच्चे क्या है, ये ट्रायंगल एक मेरा बना है, ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से इसके 3 कोऑर्डिनेट थे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ओरिजिनल एक्सिस मान के चल लो ओरिजिन था, यानी कि इसका ये जिस एक्सिस पर है वो ओरिजिन इसका 0 0 पर है। ठीक है, ओरिजिन क्या है 0 0 पर है। ठीक है, अब ओरिजिन 0 0 पर है, उस हिसाब से मैंने x1 x2 x3 लिख दिए। अब इस हिसाब से कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने कहा ठीक है यार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, x1 यहां पे आ जाता है y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 यहां पर आ जाएगा y3 माइनस में y1 प्लस में x3 और यहां पे आ जाता है y1 माइनस y2। तो सब कुछ पुराने के हिसाब से लिख दिया है मैंने, पुराने कोऑर्डिनेट्स। अगर पुराने का मतलब ओरिजिन अगर 0 0 पर है, कहता है
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इनवेरिएंट है अंडर द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो मैंने कहा ट्रांसलेट जो है एक्सिस जो हुए हैं वो एच के से शिफ्ट हो गया ओरिजिन, यानी कि न्यू ओरिजिन मेरे पास क्या आ गया बच्चे, न्यू ओरिजिन जो आ गया मेरे पास 0 0 आ गया। इस सब से x क्या हो गया x डैश प्लस h, y क्या हो गया बेटा y डैश प्लस k। तो मेरे पास जो सिचुएशन आई अब वो आई x1 प्लस h, यहां पर आया बेटा y2 प्लस के माइनस y3 माइनस के, प्लस में x1 के बाद x2 प्लस h, यहां पर आया y3 प्लस के माइनस y1 माइनस के, प्लस में x3 प्लस h, यहां पर आया y1 प्लस के माइनस y2 माइनस के। ठीक है, तो हुआ क्या k से k कट गया, k से k कट गया, k से k कट गया। ठीक है, x1 तो सबसे पहले x1 के साथ आ गया y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ आया y3 माइनस y1 प्लस x1 x2, x3 के साथ आ गया y1 माइनस y2 प्लस h के साथ आ गया बेटा y2 माइनस h y3 प्लस h के साथ आ गया y3 माइनस h के साथ y1 प्लस h के साथ y1 माइनस बेटा h के साथ y2। तो इनको करा बंद, यहां से आया बेटा h y2 से y2 कट गया, y3 से बेटा y3, y1 से y1। तो ओरिजिनली मेरे जो फॉर्मूला बचा वो सिर्फ यहीं तक बचा, जो कि ये शो करता है कि अगर आपका x के शिफ्ट भी हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। और बेसिकली नहीं पड़ेगा बेटा, ट्रायंगल थोड़ा चेंज हो रहा है हमारे पास, ट्रायंगल तो उतना ही रहेगा। अब ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स नए हो जाएंगे बस, और क्या होगा। अब ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स नए होने पे फॉर्मूला अपने आप ही वो एडजस्ट कर लेगा, आपका एरिया किसी भी हाल में चेंज नहीं हो रहा। पॉइंट की लोकेशन चेंज होती है ओनली व्हेन शिफ्टिंग। फिगर्स जो हैं जिस सिचुएशन में है, जितना एरिया कवर करती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। देखो, अच्छा आप रीड करो बेटा एक बार। बेटा ये पॉइंट है P66, ये इस इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये सर्कल पे कहीं है, मुझे नहीं पता बेटा कहां है, अंदर है बाहर है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा, कहीं पर भी है। बाय ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन टू अ सर्टेन पॉइंट, हमने अपने एक्सिस को शिफ्ट करा किसी सर्टेन पॉइंट तक। वो सर्टेन पॉइंट क्या होते हैं, हमेशा की तरह एच के। द ट्रांसलेटेड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बिकम, तो इसके बाद जो नई इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। तो नई इक्वेशन को फिलहाल मैं दिखाने के लिए, तो एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये प्रेजेंट हो गया कि हाँ भाई नई इक्वेशन है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पी आर, ये बात बिल्कुल तय है बेटा कि P के कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। अब कितने चेंज हुए हैं ये डिपेंड करता है एच के पर। तो मुझे एच के निकालना है। अब कैसे निकाला जाए, तो बेटा सिंपल है, हमारे पास जो अगर ये शिफ्ट हुआ है तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो मेरे पास है ना, देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x डैश प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस के का स्क्वायर माइनस 4 एक्स डैश प्लस एच माइनस 6 वाई डैश प्लस के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा अब यहाँ पे अब आप देखो तो ये मेरी इक्वेशन ये बन गई है। तो इसका मतलब इसमें हमारे पास एक्स डैश का कोफिशिएंट नहीं है, वाई डैश का कोफिशिएंट भी नहीं है, और जितने भी कांस्टेंट है वो बन गए हैं 25। तो इन कंपैरिजन से एच के निकल जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है वो इससे थोड़ा सिंपल है और समझने के ऊपर है। मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12
इज इक्वल टू 0। देन ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं उस फॉर्म में लिखता हूं जहां पे मेरे को ये पता है, क्योंकि सर्कल की है, जब आप सर्कल कर लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बेटा कि कौन सी इक्वेशन किस चीज की है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर इज इक्वल टू 12 प्लस में 4, 2 का स्क्वायर ही ऐड करा, यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 9 यहाँ ऐड करा, 9 यहाँ हुआ। तो ये एंड ये दो इक्वेशन आई मेरे पास, जो कि कहती है x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नई इक्वेशन के अकॉर्डिंग x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। देखो बेटा बहुत सिंपल, ये ओल्ड एक्सिस न्यू बन गए हैं इस तरीके से, यानी कि बच्चे x माइनस 2 इज इक्वल टू हुआ x डैश, तो x की वैल्यू होगी x डैश प्लस में 2, और हमारे पास x ही क्या होता है x डैश प्लस में h, तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, h की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली बेटा y माइनस 3 हो गया y डैश, तो y की वैल्यू आ गई y डैश प्लस 3, ठीक है। अब y ही हमारा क्या होता है y डैश प्लस k, तो k की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। तो बेटा ये है नेट में कंक्लूजन कि 2 और 3 मेरा शिफ्ट हुआ है। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये कैसे पता चला और ये मेरे को क्यों दिमाग में आया, तो जब आप सर्कल कर लोगे यू आर एबल टू थिंक इन दिस वे आल्सो, ठीक है। चलते हैं बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन ऑफ एक्सिस। बहुत टिपिकल है अगर आप बुक्स को देखोगे, बट हम जो है रिलेशन निकालने का एक अलग तरीका देखेंगे, उस रिलेशन को यूज करके हम अपने को इस फॉर्मूले तक बड़े इजीली पहुंचेंगे। हालांकि फॉर्मूला बहुत इजी है इसका, एंड फाइनली क्वेश्चन भी बहुत इजी ही है। देखो, तो हम आए यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्या करा बेटा, मैंने ना एक एक्सिस बनाया, ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पर यहाँ पे दूर कहीं मेरा एक पॉइंट है P, ठीक है। इस P के कोऑर्डिनेट है x एंड y, क्योंकि ये मेरा एक्सिस x एंड y है, ठीक है। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट x एंड y होने का मतलब क्या है बेटा, P के कोऑर्डिनेट x एंड y होने का मतलब ये भी है बच्चे कि ये अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पर x एंड y डैश दूर है। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। एंड यानी कि बच्चे ये यहां से x कदम दूर है, ठीक है, और यहां से ये y कदम दूर है। तो ये यहां से x और यहां से y कदम दूर है। अब बच्चे मैंने ओरिजिन से ले जाके मैंने कहा इस डिस्टेंस को नाम दे दिया r, मैंने इस डिस्टेंस को नाम दिया बेटा r, ये मेरा ओरिजिन है। तो मेरे पास अगर मैं देखूं, मेरे पास ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसको अल्फा लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स को एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख पाऊंगा, विच इज इक्वल टू अ साइन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन r एंड cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन में r। तो हेंस वी कैन से y इज इक्वल टू r sin अल्फा एंड x इज इक्वल टू r cos अल्फा। अब बच्चे हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि ये ओरिजिन जो है शिफ्ट हो गया, रोटेट हो गया, यानी कि इस ओरिजिन को पकड़ा किसी ने और धक्का मार दिया। हालांकि ये वाला मेरा थोड़ा सा गलत बना है, बट तो हुआ क्या बच्चे, तो हुआ क्या बेटा, अब इस ओरिजिन को किसी ने बेटा उठाया एंड इस तरीके से इसको मोड़ दिया,
ये रहा बेटा, इस तरीके से मोड़ दिया। जितना ये मोड़ा उसका एंगल का नाम दे दिया एंड दैट एंगल इज कॉल्ड, जितना भी मोड़ा गया इसको हमने कहा थीटा। तो अब नए एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अच्छा नए एक्सिस को रोटेट करा है तो इसका नाम है बेटा एक्स डैश और वाई डैश, जो नए एक्सिस आया है। तो हुआ क्या बच्चे, अब मैंने नए एक्सिस को लिखा, तो मैंने यहां पर आया बच्चे एंड इस तरीके से इसको यहां पे करा। तो मैंने नए एक्सिस को लिखा। अब पॉइंट जो है P वो उसी पोजीशन पर है जो ये मेरा पॉइंट P है बच्चे, क्योंकि बेटा ये मेरे पास अब जो पॉइंट P है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के थ्रू लेकर आऊं तो मेरा जो पॉइंट P है ये उसी पोजीशन पर है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स एंड वाई अब पॉइंट जो है उसी पोजीशन पर है। हम्म, तो बच्चे अब हुआ क्या है कि ओरिजिन शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब यहां से जो ये लेंथ है ना, ठीक है ना, मैंने सिर्फ रोटेट करा है, इसका मतलब यहां से जो ये लेंथ है ये अभी भी आ रही है, ये इन दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट है। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चे, मैंने इस परपेंडिकुलर पॉइंट्स के लिए यहां पर भी फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इस बार बच्चे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो सिचुएशन है ये इन दो चीजों के अंदर बन रही है, हाँ या ना। अब इन दो चीजों के अंदर पूरा जो एंगल था अल्फा था, ठीक है, रोटेट कितना हुआ थीटा, तो बैलेंस बचा हुआ एंगल कितना हो गया, इसका इसका बैलेंस बचा हुआ एंगल हो गया अल्फा माइनस में थीटा। तो अल्फा माइनस थीटा जब इसका रोटेशन निकल के आया तो रिजल्ट क्या निकल के आया बच्चे कि ये अल्फा माइनस थीटा एंगल बनाता है। पहले अल्फा बनाता था, पूरा एंगल को ही रोटेट कर दिया तो अब ये थीटा बनाता है, तो बचा हुआ एंगल है कितना, अल्फा माइनस थीटा। तो अब बच्चे अल्फा माइनस थीटा के हिसाब से, अच्छा इन पॉइंट्स को लिया है एक्स डैश वाई डैश, तो ये जो पॉइंट है ये एक्स डैश इसको कवर करेगा, वाई डैश जो है इसको कवर करेगा। तो अब मेरे पास जो पॉइंट आया है बच्चे वो आया है साइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन में आर कॉस अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन में आर। तो दैट मीन्स वाई डैश की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा माइनस में आर इंटू में अल्फा माइनस थीटा एंड एक्स डैश की वैल्यू हो गई आर कॉस अल्फा माइनस में थीटा। देन आर साइन, यहां पे हुआ बेटा साइन ए इंटू में कॉस बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चे, माइनस में कॉस ए कॉस थीटा इंटू में साइन अल्फा, ये मेरा वाई डैश है। अब बच्चे ध्यान से देखने वाली बात है, आर साइन अल्फा वाई है, आर साइन अल्फा यहां पे ही पड़ता है, तो वाई डैश आ गया बेटा वाई कॉस थीटा एंड सिमिलरली बच्चे आर जो है यहां पर भी जाएगा, तो आर कॉस अल्फा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, तो आर साइन अल्फा, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो आर कॉस अल्फा एंड साइन थीटा। तो बेटा आर कॉस अल्फा यहां पर भी पड़ा, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास एक्स, तो माइनस में बच्चे ये हुआ एक्स साइन थीटा। सिमिलरली बच्चे मेरे पास अब क्या है, एक मेरे पास एक्स डैश भी है, उसका खोला तो कॉस ए इंटू में कॉस पी, माइनस है तो प्लस आर साइन अल्फा इंटू में साइन थीटा, जिसमें मैंने आर साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो वाई रख दी, आर कॉस अल्फा की वैल्यू मैंने एक्स रख दी। तो मेरे पास आ गया है बेटा, अब जो सिचुएशन आई है उसके अकॉर्डिंग एक्स डैश हो गया है एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। इन दो इक्वेशन को मैं यहां पे लिख के आता हूं, एक्स डैश इक्वल टू बेटा मेरे पास हो गया एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा, वाई डैश इज इक्वल टू बच्चे वाई कॉस थीटा माइनस में बच्चे एक्स साइन थीटा। तो मैं माइनस वाला एक्स को पहले लिख लेता हूं, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस
y cos थीटा। तो बच्चे मैंने एक्स इनको सिंपल इस फॉर्मूले को अभी एक्सपेंड करा, ये रिजल्ट निकल के आया। अब इस रिजल्ट को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश कैसे आ रहा है, एक्स डैश आ रहा है एक्स मल्टीप्लाई होगा किस में, कॉस थीटा में, प्लस में वाई मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा में। ठीक है, फिर बेटा वाई डैश कैसे आ रहा है, वाई डैश आ रहा है मेरे पास एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा, वाई जो है वाई जो डैश आएगा वो वाई डैश मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा में। यानी कि इस फिगर को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दिया। मैट्रिक्स क्या है अभी आप बाद में समझोगे, बट फिलहाल आप ये समझ सकते हो एक्स डैश कैसे निकला, इसका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन बीच में प्लस में, इस तरीके से, और इसी तरीके से मैंने y डैश निकाला है। तो अब मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं यहां से। हाँ, x की वैल्यू होगी x डैश cos थीटा प्लस में y डैश सॉरी माइनस में y डैश sin थीटा। मैंने इस x की वैल्यू निकाली जो कि आती है x डैश cos थीटा बेटा, एंड इसी की आएगी y डैश माइनस sin थीटा, और y की वैल्यू निकाल ली वो आ जाएगी बच्चे x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो मेरे पास अब मैं फिर से मैट्रिक्स बना रहा हूं x एंड y, x डैश आ जाएगा बच्चे मेरे पास x x डैश cos थीटा, यहां पे आएगा y डैश, x आ जाएगा x डैश cos थीटा, x आ जाएगा y डैश sin थीटा माइनस में, एंड y आ जाएगा बेटा x डैश sin थीटा, एंड y आ जाएगा बेटा y डैश cos थीटा। अच्छा, अब x की वैल्यू आ जाएगी x डैश cos थीटा, x की वैल्यू आई है बेटा, कैसे आई है, x जो है इसमें मल्टी, ये आया है x डैश इनटू में cos थीटा, y डैश इनटू में sin थीटा, बीच में प्लस। सिमिलरली मेरे को जो y की वैल्यू मिली है वो भी ऐसे ही मिली है, y की वैल्यू मिली है बच्चे मेरे पास x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट है जिसको मैं यूज करूंगा x डैश y डैश cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो ऐसे बेटा ये हमारे पास c और ये मेरे पास s है, इस तरीके से आप कह सकते हो x के नीचे माइनस का सिंबल आएगा। देखो बेटा कहता है इफ द एक्सिस रोटेटेड थ्रू द एंगल 45 डिग्री, एक्सिस को मैंने 45 डिग्री पे घुमा दिया, एंड द पॉइंट P हैज अ न्यू कोऑर्डिनेट, तो न्यू कोऑर्डिनेट मिल गए। तो ओरिजिनल क्या थे, तो देखो हमारे पास क्या है x y, x डैश होता है जो कि है 2√2, y डैश होता है 2। ठीक है, यहां पे हमारे पास आता है cos जो कि है 45 डिग्री, यहां पे है माइनस sin 45 डिग्री, यहां पे होता है sin 45 डिग्री, यहां पर होता है cos 45 डिग्री। तो x डैश y डैश ये बेटा न्यू है, ये मेरे पास ओल्ड है, ये बात आपको पता ही है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने लिख ली। तो x क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, x आ जाएगा बच्चे, कैसे है हमारे पास x को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, तो ये आ जाएगा 2√2 cos 45 होता है 1/√2 माइनस में 2 इंटू में 1/√2, अच्छा √2 है। ठीक है, एंड सिमिलरली बच्चे y कैसे आ जाएगा मेरे पास, y आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2√2 इंटू में 1/2 प्लस में √2 इंटू में 1/2, तो √2 से √2 गया, एंड ये भी √2 है, तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। तो ये एक रिजल्ट आया मेरे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। आंसर नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इफ द एक्सिस रोटेटेड बाय एन एंगल tan इनवर्स 2 देन द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो बच्चे ये इस बार शिफ्टिंग है, इसी शिफ्टिंग की वजह से ये क्वेश्चन आया है कि tan इनवर्स 2 की फॉर्म में, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये x होता है, ये y होता है, x डैश आता है, यहाँ पे y डैश आता है, यहाँ पे आता है cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, यहाँ पर आता है sin थीटा, यहाँ पर भी sin
थीटा, यहाँ पे माइनस में। तो मैं ये कह रहा हूं x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, x इज इक्वल टू जो भी होता है, हम एक काम करते हैं, हमें तो पता ही है बेटा, मैं इस इक्वेशन में लेता हूं 4, x की वैल्यू क्या है, x डैश cos थीटा प्लस y डैश, प्लस क्या माइनस आएगा, माइनस y डैश साइन थीटा। तो x की जगह मैंने x रख दिया, x वैसे है क्या बच्चे, x डैश cos थीटा है माइनस y डैश साइन थीटा है, एंड y क्या है बेटा, x डैश साइन थीटा है प्लस में y डैश cos थीटा है। तो 4x y की जगह पे क्या रखा है बच्चे मैंने, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। 4xy, तो this is completely figure x, this is completely figure y, माइनस 3x स्क्वायर यानी कि x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट द पॉइंट इज कि इस बार जो मेरा थीटा है ना बच्चे, मैं इसको इस कलर से लेता हूं, जो मेरा यार जो मेरा थीटा है ना बच्चे, वो है tan इनवर्स 2। अब इतना अजीब सा थीटा है, अगर आप 11th क्लास में हो और इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार इनवर्स ट्रिगो आप पढ़ लोगे तो ये बहुत ही इजी पॉइंट चीज़ है। तो आपके सामने आ जाएगा tan जो है 2 इज इक्वल, सॉरी, तो आपके पास हो जाएगा बच्चे आपका tan थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा का अब हम कह सकते हैं, हमने tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बोलते हैं, तो इस हिसाब से मैंने एक ट्रायंगल बनाया। दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जन, हम कन्वर्ट करेंगे। इसके सामने वाली फिगर जो है परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, तो ये आगे √5। तो अब साइन थीटा कितना हो गया मेरे पास, 2 अपॉन में √5, एंड कॉस थीटा मेरा हो गया 1 अपॉन में √5। तो बस बच्चे मुझे यहाँ पे है ना, यहाँ पे डालना है, इस जगह पे 1/√5, इस जगह पे 2/√5, और फाइनली इनको हमें सॉल्व करना है। फाइनली हमारा जो आंसर है इससे आ जाएगा। एंड थोड़ा सा बड़ा है, बट ये है कि हमारे पास जो मेन क्रक्स था वो यही था कि जो एंगल है ना इस पर वैसा नहीं है जैसा इजीली हमें 45 डिग्री यहाँ पर दे रखा था पिछली बार। तो बस बच्चे, अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, ये एक इक्वेशन मेंशन है, कहता है कितने एंगल हम रोटेट करें सो डेट एक्स वाई इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, x क्या होता है बेटा, x डैश अभी हमने निकाला, मैं बार बार उस डायग्राम को नहीं बनाता, इस पर जगह भी चाहिए। x इज इक्वल टू एक्स डैश, यहां पर है बेटा cos थीटा माइनस वाई डैश, एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ये मेरा रिलेशन है बेटा। और यहां पर आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस में y डैश cos थीटा। तो एक्स वाई में अब लिख पाया बच्चे। अब सिंपल है, ये रोटेशन जो है अंदर डालूंगा तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 चीज़ें आ जाएंगी, 4x डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2√3, यहाँ पे आ जाएगा x डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा और एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा वाला हम इस पेन से लिखते हैं, थर्ड वन इज 2y यानी कि एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा का स्क्वायर। ये अब इज इक्वल टू 1 है, फिलहाल ये इक्वेशन है। कहता है कि मेरा एक्स वाई रिमूव्ड हो जाए। अब एक्स वाई जो है ना वो हर किसी के अंदर है, क्योंकि मुझे मतलब एक्स वाई से है तो मैं सिर्फ एक्स वाई ले रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे तो देखो 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -2x डैश वाई डैश साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, जिसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश
साइन 2 थीटा एंड एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा -4 साइन 2 थीटा। सिमिलरली बच्चे 2√3 के अंदर भी होगा कुछ ना कुछ, तो 2√3 के अंदर चलते हैं। 2√3 यहीं पे लिखा जाएगा। एक्स डैश की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन मैं करूँगा वाई डैश से, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। वाई डैश की मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो माइनस वाई डैश एक्स डैश ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, 2√3 ऑलरेडी बाहर है, एक्स डैश वाई डैश को भी बाहर कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एक्स डैश वाई डैश 2√3 कॉस 2 थीटा। यहाँ से मेरे पास आया 2 साइन थीटा एंड बेसिकली इसी का स्क्वायर है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर भी बच्चे मेरे पास से बाहर 2 है तो 2 रहेगा ही। यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स डैश वाई डैश साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। एक्स डैश वाई डैश ये हो गया साइन 2 थीटा, एक्स डैश वाई डैश साइन 2 थीटा। अच्छा बाहर 2 भी नहीं है, 2 तो है बाहर, तो ये 2 बाहर है और इस पर ये 2 अंदर चला गया। तो ये जो है एक्स डैश वाई डैश के कोफिशिएंट आए हैं। कहता है कि ये नई इक्वेशन में जो बनेगी, क्योंकि मैंने वही ली है, ये पूरी तरीके से रिमूव्ड हो जाएंगे, यानी कि इनका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या क्या बना बच्चे, अगर मैं एक्स डैश वाई डैश के अंदर बनाऊँ, -4 कॉस थीटा 2 और ये है बेटा मेरे पास। चलो एक बार काम करते हैं ना, सारे को इकट्ठे लिख लेते हैं। तो ये आया बच्चे मेरे पास -4 साइन 2 थीटा 2√3 कॉस 2 थीटा प्लस में हमारे पास 2 साइन 2 थीटा। तो -4 और 2 ये हो गया -2, तो ये 2√3 कॉस 2 थीटा, तो ये -2 से जाके हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। 2 थीटा की वैल्यू √3 है, ठीक है, जो कि पड़ती है π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6, सॉरी। तो हमने ये रोटेशन कुछ ऐसे करी, ठीक है, ये रोटेशन ऐसे करी, तब भी जाके अगर हम π/6 रोटेट कर देते हैं, ठीक, कैसे था हमारे पास बच्चे, ये ऐसे था। अब फिर हमने क्या बोला कि हमने ये जो रोटेशन करी है, तो ये जो रोटेशन करी है कितनी करी है बच्चे हमने, π/6। तो π/6 रोटेशन करने पर मेरे x और y के कोफिशिएंट्स जो है वो कट जाएंगे, यानी कि नहीं रहेंगे। तो बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही। आई होप बच्चे ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ।